हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 43 और आज डेट है 12 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम इसी आकृति का आयतन निकालना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा देखो क्या दिया गया है। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन यानी धारिता कहलाता है। अब आपको पहले ही बताया गया था जब हमने घन और घनाभ का चैप्टर में घन और घनाभ की वर्कशीट में पढ़ा था उसके आयतन के बारे में कि आयतन किसे बोलते हैं। मान लिया हमारे पास इस प्रकार की एक डब्बा है बेलन की आकृति का, या बेलन की आकृति का कोई ग्लास जैसा हमारे पास डब्बा है। उसके अंदर बेटा अगर मुझे पानी भरना हो तो उसके अंदर डाला जाएगा ना। तो जब भी किसी त्रिविमीय आकृति के अंदर किसी चीज़ को डालने के बारे में बात की जाएगी, उसके माप के बारे में बात की जाएगी, तो यानी उस परिस्थिति में हमें उस आकृति के आयतन के बारे में बात करी जा रही है और उसका हमें आयतन ज्ञात करना होता है। तो कभी भी जब आपको बोला जाए कि इस जो त्रिविमीय पदार्थ है या इस आकृति का माप क्या है, इसमें कितनी मात्रा में ये पानी डाला जा सकता है या इसमें कितनी मात्रा में कोई भी चीज़ समाई जा सकती है, तो उस स्थिति में हम उसका आयतन निकालते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, ये जो आकृति है बेलन की, इस बेलन की आकृति में जो इसका नीचे का सिरा है वो कौन सी आकृति का, जरा ध्यान दीजिए बेटा। जब आप बेलन बनाते हैं या बेलन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो जो इसका नीचे का सिरा है यानी जिस पर ये खड़ा होता है, ये कौन सी आकृति है? ये आकृति होती है आपकी वृत्त की आकृति, वृत्ताकार आकृति। इसी प्रकार इसके जो ऊपर वाला सिरा है, जो उसका ऊपर वाला फलक है, वो भी वृत्ताकार फलक है। तो जब भी हमें आयतन निकालना होता है किसी भी शेप का यानी किसी भी पदार्थ या किसी भी आकृति का, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसी भी आकृति का, चाहे वह बेलन है, चाहे वो घन है, चाहे वो घनाभ है या कोई भी और आकृति है, तो उसका आयतन निकाला जाता है आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करके। और इस बार जो हमें आकृति का आयतन निकालना है वो है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन में जो उसका आधार है यानी बेस है वह कैसा है? वृत्त है। तो इसीलिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल गुना हो जाएगा बेलन की ऊंचाई से। तो क्या बन जाएगा आयतन का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक। घन मात्रक का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी अगर r का मतलब होता है त्रिज्या, अगर त्रिज्या भी सेंटीमीटर में दे रखी है और हाइट भी सेंटीमीटर में दे रखी है तो त्रिज्या में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और जो हाइट है वहाँ पर सेंटीमीटर है। तो जब आप इनको गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है घन मात्रक। तो जो आपका फॉर्मूला आज की वर्कशीट के लिए याद रखना है वह है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। और आयतन का क्या फॉर्मूला आया आपके पास? पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसी फॉर्मूला को और समझाने के लिए हमारे पास नीचे आज उदाहरण दिए गए हैं। चलिए उस उदाहरण को शुरू कर लेते हैं। आज के पहले उदाहरण में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो अस्पताल में रोगी है यानी पेशेंट है, वहाँ पर उसको एक इस प्रकार के जो बेलनाकार आकृति का प्याला है या सूप जिसमें दिया जाता है वो इस तरीके का बर्तन है। उस बर्तन की जो आपसे बोला जा रहा है क्या व्यास है, वह व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास पता है, वृत्त का व्यास बेटा किस प्रकार निकाला जाता है? वृत्त के दो जो सिरे हैं उनको जोड़ दिया जाता है तो जो लंबाई होती है वह व्यास होती है। तो यानी यहाँ पर जो वृत्त का व्यास है यानी डी का जो माप है डायमीटर, उसको दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला जा रहा है कि कटोरे में 4 मीटर ऊंचाई तक ही उसके अंदर सूप भरा गया है, यानी जो ऊंचाई बेलन की बनती है यहाँ पर वो बनती है सिर्फ 4 सेंटीमीटर की, जबकि कटोरा तो बड़ा है। जैसा कि आप ग्लास में पानी भरते हैं ना, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरते, थोड़ा नीचे तक भरते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो सूप भरा गया है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक भरा गया है। और आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर पहले तो ये बताइए कि इस जो बाउल है, ये जो कटोरा है, इसके अंदर सूप कितना आ सकता है। तो जब आपसे इसके बारे में पूछा जाए कि ये कितना भरा जाए या इसमें कितना कुछ आ सकता है, तो आप उस स्थिति में क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था
की स्थिति में क्या निकाला जाएगा, आयतन निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बाउल नहीं है बेटा, यहाँ पर बोला गया 250 रोगियों के लिए इस प्रकार का बाउल तैयार किया जाता है सूप का। तो यानी जो एक बाउल का यानी एक प्याले का, एक कटोरे का जो आयतन हमारा आएगा उतना ही सूप 250 और रोगियों में दिया जाएगा। तो जो हमारा एक का आयतन आएगा हम उसी को 250 से गुणा कर देंगे। तो चलो पहले आयतन निकाल लेते हैं। अब आयतन का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी सोच के बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमने सीखा है पाई का मान हम 22/7 डालेंगे। आर के लिए आप याद रखेंगे बेटा, डी यहाँ पर दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो जब हमें आर यानी त्रिज्या निकालनी होती है तो त्रिज्या कैसे निकलती है, व्यास का आधा करके, यानी 7/2। आपको इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, 7 का आधा करो कितना होता है 3.5। और एच का मान यानी ऊंचाई हमें पहले से दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है आर स्क्वायर यानी आर का वर्ग। आर का वर्ग का मतलब क्या होता है, आर गुना आर। कोई भी बच्चा इसको 2 गुना आर यानी 2 गुना आर नहीं लिखेगा, यह गलत होगा। आर स्क्वायर यानी आर का वर्ग का मतलब है आर को आर से गुना करना, यानी आर को 2 बार गुना करना, 2 से गुना करना नहीं। इसीलिए बेटा यहाँ पे देखो त्रिज्या कितनी आई थी 7/2, तो हमने 7/2 को 2 बार गुना किया क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर था। अब एच की जगह पर हमने 4 डाल दिए। उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन करिए, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 2 गुना 2 हर के भाग में लिखे गए और 4 ऊपर लिखा है, 2 दूनी कितना होता है 4। तो ये जो दोनों 2 नीचे लिखे हैं और जो 4 लिखा है वह भी कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 154 घन मात्रक किसके आए, सेंटीमीटर के। अब इसके बाद आपसे बोला गया था कि यहाँ पर 250 ऐसे रोगियों के लिए सूप का क्या आयतन होगा। तो जो आपका एक का आयतन आया 154, उसी को आप 250 से गुणा कर दीजिए, क्या आ रहा है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर यानी हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 शुरू कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि शीशे की एक पेंसिल यानी लेड पेंसिल, ऐसी पेंसिल जो आप अपने लिखने में यूज़ करते हैं, डायग्राम बनाने में यूज़ करते हैं, वैसी ही पेंसिल के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट यानी जो काले रंग का उसमें हिस्सा लगा होता है ना बेटा जिससे आप लिखते हैं, उसी को हम ग्रेफाइट बोलते हैं, कि ठोस बेलन में डालकर बनाई गई है। तो आपको पता होगा इसी तरीके की होती है ना आपकी पेंसिल, देखो बेलन की आकृति की, और उस बेलन की आकृति में इस तरीके का ब्लैक कलर का एक उसके अंदर लेड या फिर ग्रेफाइट डला हुआ होता है जो कि लिखने का काम करता है। इस तरीके से होती है ना, और उसके चारों तरफ क्या होती है, ये लकड़ी होती है। आपसे बोला जा रहा है यदि पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, यानी पेंसिल का व्यास का मतलब ये वाला व्यास जो देखिए डायग्राम में, यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो व्यास है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक यह कितना है 7 मिलीमीटर। इसके बाद बोला जा रहा है पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। ग्रेफाइट कहाँ पर होता है, पेंसिल के अंदर। तो जो ये पेंसिल के अंदर वाला ये जो काला वाला भाग है, ये वाला भाग, ये है हमारा 1 मिलीमीटर व्यास का यानी डायमीटर का। और इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि पेंसिल की जो लंबाई है वह 14 सेंटीमीटर है। पेंसिल की लंबाई का मतलब यहाँ से लेकर ये जो ये पूरी लंबाई है ये है हमारी 14 सेंटीमीटर। आपसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है बेटा कि ज्ञात कीजिए कि लकड़ी का आयतन कितना होगा, यानी जो इसके आसपास ये लकड़ी लगी गई है इसका आयतन कितना होगा और ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले आप ग्रेफाइट का आयतन समझ सकते हैं। ग्रेफाइट देखिए कौन सी आकृति में, इस तरीके से इसके अंदर डला हुआ है ना, तो कौन सी आकृति है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की आकृति तो बेलन की आकृति है। तो हम बेलन के आयतन से ग्रेफाइट का आयतन निकाल सकते हैं। तो ग्रेफाइट, और जब सबसे पहले बेटा इस आकृति को दोबारा एक बार समझ लेते हैं हम किस प्रकार से आकृति बनी हुई है। इस प्रकार देखिए बेटा, एक हमारे पास इस तरीके से अगर मान लीजिए एक बड़ा बर्तन है, उस बड़े बर्तन के अंदर ऐसा ही दिखने वाला एक छोटा बर्तन मैं डाल दूं, ठीक है। और अब इसके जो ये बाहरी हिस्सा है यहाँ पर अगर मैं पानी डाल दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना पानी डाल चुकी हूँ, यानी उस पानी का आयतन मैं कैसे माप सकती हूँ, यानी कितना लीटर या कितना सेंटीमीटर क्यूब मैंने पानी डाला वो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो बाहर वाला बड़ा बर्तन था उसके आयतन में से अंदर वाले जो ये वाला बर्तन है, छोटा वाला बर्तन, इसका आयतन घटा देना होगा। जैसे कि आप इसमें करते थे कि अगर आपको एक वृत्त दिया गया हो और वृत्त में से एक अंदर से छोटा सा ये वाला वृत्त काट दिया गया हो, तो इस वृत्ताकार जो ये रिंग बनती थी, ये जो घेरा बनता था, इसका जो है क्षेत्रफल निकालो। तो आप क्या करते थे, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते थे। लेकिन
अब वाली परिस्थिति में बेटा हम आयतन को घटाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर इन्होंने बोला था ना लकड़ी का आयतन आ जाएगा। लकड़ी आप सोच के बताइए यहाँ पर कहाँ लगी होगी, जो आपने पेंसिल के बारे में बात करी, लकड़ी तो सिर्फ यहीं बाहर बाहर लगी होगी, अंदर तो क्या है, ग्रेफाइट है। तो इस लकड़ी का आयतन किस प्रकार निकलेगा, पेंसिल के आयतन में से हम ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। देखिए यहाँ पर जो था बेटा आपको 2 प्रकार की त्रिज्या दे रखी थी, यानी एक त्रिज्या दे रखी थी पूरी पेंसिल के लिए, यानी व्यास दे रखा था, उससे मैंने ये वाली देखो त्रिज्या निकाल ली। 7 मिलीमीटर मेरा व्यास था, तो मैंने उसका आधा कर उसकी त्रिज्या निकाल ली। 7/2 यानी 7 का आधा कितना होता है, 3.5 मिलीमीटर। इसके बाद एक व्यास आपको ये अंदर वाले ग्रेफाइट का दे रखा था, वो कितना था, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर आपको व्यास दे रखा था, उसके माध्यम से मैंने छोटी त्रिज्या यानी आर जो है, छोटा आर क्यों लिखा, क्योंकि वह त्रिज्या छोटी है, उसका 1 का आधा कर दिया तो 1/2 मिलीमीटर बचा, और 1 का आधा यानी 0.5 मिलीमीटर। अब आप इसमें बेटा एक चीज़ और देखिए कि ये लंबाई जो थी वो तो सेंटीमीटर में दे रखी थी, और जो त्रिज्या या व्यास दे रखी है वो मिलीमीटर में दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में देखिए कैसे बदलते हैं, जो भी मिलीमीटर की संख्या है उसको 10 से भाग कर देते हैं। तो 3.5 को जब आप 10 से भाग कर देंगे तो आपका उत्तर आएगा 0.35। सिर्फ 0 जो है वो दशमलव को आगे की तरफ खिसका देगा। देखो दशमलव यहाँ पे था ना पहले, अब खिसक कर कहाँ गया, 3 से भी पहले आ गया। इसी प्रकार जो ये 0.5 आया था, इसको भी हम 10 से भाग कर देंगे तो हमारा जो ये मिलीमीटर है ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो बड़ी आर यानी आर का जो मान है वो आ गया 0.35 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला आर है वो हमारे पास आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक बेटा। अब इसके बाद देखो ग्रेफाइट का आयतन हम किस प्रकार निकालेंगे, πr²h, और ग्रेफाइट जो है वो कहाँ पर है, यहाँ अंदर है। अंदर का मतलब उसकी त्रिज्या जो है छोटी होगी, तो त्रिज्या की जगह पर हमने मान डाला है ये छोटे वाले आर का, तो 0.05 और 0.05 को गुना कर दी, लंबाई तो 14 ही रही, और पाई की जगह पर हमने 22/7 डाल दिया। तो जब आप इसको हल करेंगे बेटा तो आपका उत्तर आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना था लकड़ी का आयतन। अब लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था लकड़ी का आयतन कौन सा आयतन है। देखिए इस आकृति में अंदर तो ये ग्रेफाइट लगी हुई है, लकड़ी कहाँ पर लगी हुई है, सिर्फ यहाँ साइड में। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे। पेंसिल का आयतन देखिए क्या है, πr²h। आर यहाँ पर कौन सी वाली डली हुई है, ये बड़ी वाली त्रिज्या, माइनस πr²। अब देखिए यहाँ पर पाई और एच कॉमन लिए जा सकते हैं, पाई और एच हमने कॉमन ले लिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी था पाई, इसके पास भी एच है, इसके पास भी पाई है, इसके पास भी एच है, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया अंदर, r² माइनस छोटा वाला r²। अब सिर्फ हमें इसके अंदर मान डाल देने हैं। अब देखो ध्यान से मान कैसे डालें, पाई की जगह पर लिखा गया 22/7, आर की जगह पर और एच की जगह पर हमने मान डाल दिए। आर छोटा आर था और बड़ा आर था, सारे मान डाल दिए। अब एक फॉर्मूला बेटा याद करिए, a² माइनस b² क्या होता था, a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता था। यहाँ पर जब आपने मान डाला तो आपको इसका स्क्वायर करवाना है, यानी घन करवाना है। ज़रूरी नहीं है बेटा इसको हम घन ही करवाएं, हम इसको इस जो सरसमीका हमने पढ़ी थी ना, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, इससे भी हल करा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 0.5 और 0.05 को एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आएगा 0.40, और एक बार घटा दीजिए, घटाने पर क्या आएगा 0.30। तो इसके बाद ये देखो पीछे वाली 0 को तो हमने हटा दिया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू थी, ये वाली 0 हमने दोनों जगह से हटा दी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 0.4 गुणा 0.03 और बाकी 22 और 2। जब आप इसको सबको गुणा करा लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा लकड़ी के आयतन के लिए 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा कैलकुलेशन की। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं। अब आप प्रयास कीजिए वाले जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो। अब आप प्रयास कीजिए वाले प्रश्न में बेटा पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है आपको। आपसे बोला जा रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 प्रकार के पैक में यानी डिब्बों में उपलब्ध है। जो पहली पैकिंग है बेटा उसमें जो उसकी लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार के आयताकार आधार वाले डिब्बे में है जिसकी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो जहाँ पर भी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिख जाए बेटा वो आकृति कौन सी होगी, वह आकृति होगी घनाभ की आकृति। और दूसरी जो पैकिंग है इसी सॉफ्ट ड्रिंक की वह है एक बेलनाकार डिब्बे की आकृति में,
जिसका वृत्तीय आधार जो है उसका व्यास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला जा रहा है कि किस डब्बे की धारिता अधिक है, वह कितनी अधिक है। अब धारिता शब्द को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, धारिता का मतलब ही होता है आयतन ज्ञात करना। यानी आपको इस प्रश्न में बेटा जो घनाभ की आकृति के लिए जो आयतन है और जो बेलन की आकृति के लिए आयतन है, वह दोनों आयतन ज्ञात करने हैं और आपको बताना है कि कौन से पैकेट में, यानी घनाभ की आकृति के पैकेट में या बेलन की आकृति के पैकेट में, दोनों में से किस में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए तीनों मान आपको दे रखे हैं, एल, बी और एच का लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई और चौड़ाई भी आपको दे रखी है। तो आप घनाभ का आयतन का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीनों के मान यहाँ डाल दीजिए। जब आप मान डाल देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूलिएगा बेटा। उसके बाद बेलन के लिए जो बेटा आपको दे रखा है वो दे रखा था व्यास। तो व्यास के से आप पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कैसे निकलती है, व्यास का आधा कर देते हैं, यानी 7/2। ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला याद कीजिए, बेलन का आयतन का क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मान डाल दीजिए यहाँ पे, पाई की जगह पे हमने 22/7 डाला, आर स्क्वायर यानी आर की मान को 2 बार गुणा करना, तो 7/2 गुना 7/2। एच की जगह पर मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, 7 नीचे लिखा था, 7 ऊपर लिखा था, काट दिया हमने ये वाले दोनों 7 को, ये देखिए ये वाला 7 और ये वाला 7 काट दिए। इसके बाद जो बाकी की संख्या है उसको भी काट दिए करके, एक एक करके, 2 एकम 2 और ये 2 से जो कटेगा ये 11 आ जाएगा। ये वाला 2 जब कटेगा इस 10 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ऊपर 5। तो आपके पास संख्या आएंगी बेटा 11 गुना 7 गुना 3। जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका उत्तर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आपका प्रश्न खत्म नहीं होता बेटा, आपसे पूछा गया था कि किसकी धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो देखिए पहले वाले में जो धारिता आई वो कितनी आई थी, 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घनाभ की आकृति अगर होगी तो धारिता क्या होगी, 300 सेंटीमीटर क्यूब। और जब बेलन की धारिता आई वो आई 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली कौन सी धारिता ज़्यादा है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। और कितनी बड़ी है, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो जब तक आप यह लिखेंगे नहीं बेटा क्वेश्चन फिनिश नहीं होगा। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। इसके बाद देखो बेटा प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है आपको, एक लकड़ी के आकार का बेलनाकार पाइप है। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास जो है, यानी अंदर वाला जो व्यास है वह है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर। पाइप आपने देखा होगा ना बेटा, पाइप कैसा होता है, अंदर से खाली होता है ना। यहाँ पर जो पाइप होगा वो अंदर से तो खाली होगा, यानी सिर्फ ये वाला जो भाग है वहीं पर लकड़ी लगी हुई होगी और इसी लकड़ी का आपको आयतन, यानी इसी पाइप का आपको आयतन बताना है जब पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जब भी आपको बेटा इस तरीके का प्रश्न दिया गया हो जहाँ पर आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास के बारे में बात की गई हो, तो वहाँ पर आपको जब आयतन निकालना होगा तो आप बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक जो बेलन है, यानी अंदर वाला जो बेलन है उसका आयतन घटा देंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। आपको आंतरिक व्यास दिया गया था 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दिया गया था 28 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें व्यास दिया गया होता तो हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं व्यास का आधा करके। तो देखो यहाँ पे 24 दे रखा था, 24 का आधा मैंने किया तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, 28 का आधा किया तो हो गया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेटा आपने ध्यान दिया होगा कि जो आंतरिक व्यास है यानी अंदर वाला व्यास, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा था स्मॉल डी और उसी की त्रिज्या मैंने लिखी थी स्मॉल आर। आंतरिक का मतलब अंदर वाली और वो छोटी होगी। देखो यहाँ पर आकृति में भी बना हुआ ना, डी जो है ये छोटा है, अंदर वाला हिस्सा है, और जो बाहर वाला है वो कैपिटल डी से लिखा गया है। इसी प्रकार जो बाहरी व्यास मैंने लिखा तो मैंने उसके लिए कैपिटल डी का साइन लिया और इसीलिए मैंने उसकी त्रिज्या को भी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करवाया। अब इसके बाद बारी आती है बेटा पाइप का आयतन निकालने की। तो पाइप का आयतन कैसे निकलेगा, बाहरी बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन के आयतन को घटाकर। बाहर वाले बेलन के आयतन का फॉर्मूला या अंदर वाले बेलन के आयतन का फॉर्मूला दोनों का सेम होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। बस फर्क क्या होगा, बाहर वाले बेलन की जो त्रिज्या है यानी रेडियस है वो बड़ी होगी और अंदर वाले जो बेलन है उसकी त्रिज्या छोटी होगी। देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा है ना हमने इसीलिए। अब इसके बाद आप जब ध्यान से देखोगे बेटा यहाँ पर पाई और एच दोनों के पास है तो मैंने पाई एच कॉमन ले लिया। तो अंदर यहाँ पर देखो क्या बचा, ये वाला आर स्क्वायर बचा और ये वाला आर स्क्वायर बचा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बच गया। अब हमने कुछ नहीं करना, सारे मान डाल दो। पाई की जगह पे मैंने लिखा 22/7, आर की जगह पे मैंने ये 35 लिखा, बड़ा आर था मेरी 14, छोटी त्रिज्या थी मेरी 12। इसको हल कर लिया। अब इसके बाद इससे पहले वाले उदाहरण में भी मैंने आपको समझाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो सरसमीका है, जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है उसको आप यहाँ अप्लाई कीजिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है
आपको इनके वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। 14 और 12 कितना हो गया जोड़ के? 26 हो गया। उसके बाद 14 में से 12 घटा दो, कितना आएगा? 2 आएगा। अब इन्हीं सभी संख्याओं की जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। और ये किसका आंसर आया? पाइप के आयतन का। आज की वर्कशीट के बेटा जो भी एग्जाम्पल, जो उदाहरण हमने करे हैं और जो प्रश्न हमने हल करें, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी की बुक में इस प्रकार के जो भी और प्रश्न है आप उसको ज़रूर हल करिएगा। आज की वर्कशीट में आपने एक नया फॉर्मूला सीखा जो कि है बेलन के आयतन का। पिछली वर्कशीट को भी ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा, जिसमें कि आपने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजिए और प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, आज पहली बार इस वीडियो को देखा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।